हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका मेघवाल फ्रॉम चिकित्सा गाइड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आज हम सभी मिलकर साथ में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है ईसीजी। हाँ, वही ईसीजी जो हम सभी लोग सुनते भी हैं, प्रोसीजर भी करते हैं, रिपोर्ट्स भी देखते हैं। और ईसीजी मशीन जिसे हम प्रोसीजर करते हैं वो भी काफ़ी हम लोगों ने देखी है। उसी की डिटेल जानकारी लेंगे हम आज कि नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है। हाँ, ईसीजी के अंदर जो वेव्स आपकी बन रही है वो वेव्स पर्टिकुलर किस चीज़ को डिनोट करती है। तो वही सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज नवरात्रि है, तो माता रानी का नाम लेकर, माता रानी के आशीर्वाद से आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईसीजी, ईसीजी नाम सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, राइट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जनरली जो ईसीजी शब्द लिया गया है ये आपके जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है और जर्मन लैंग्वेज में जो कार्डियो वर्ड होता है इसको के से स्टार्ट करके लिखते हैं, इसीलिए कई किताबों में ईसीजी को ई के जी भी लिखा होता है। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर ले कि ईसीजी और ईकेजी दोनों चीज़ें सेम होती है। केवल लैंग्वेज की वजह से ईसीजी को कई बार ईकेजी भी लिखा जाता है, अदरवाइज ईसीजी और ईकेजी बोथ आर सेम। सेकंड हम बात करें कि ईसीजी जो है इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती है। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी में कई बार बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेंगे। ईसीजी के अंदर जनरली आती है 3 टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ग्राफ, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। 3 चीज़ें मैंने लिखी है आपके सामने। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तीनों चीज़ें अलग है, लेकिन तीनों में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि जो आपका हार्ट होता है। फर्स्ट चीज़, अगर अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को पूरा समझेंगे एक बार, तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, राइट। तो 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, सेकेंड वन इज कार्डियो एंड द थर्ड वन इज ग्राफी, राइट। तो इलेक्ट्रो वर्ड जो होता है ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के लिए लिखा गया है। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के लिए लिखा गया है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी क्या होती है? इम्पल्सेस, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज में लिया गया है? इम्पल्स के लिए, ओके। जो आपकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट के अंदर हो रही है, जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, उसके लिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रो। सेकेंड वर्ड यूज में लिया गया है कार्डियो। तो जो कार्डियो वर्ड है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियो वर्ड यूज लिया जाता है हार्ट के लिए, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट, राइट। तो सेकंड आपका जो कार्डियो है उसका मतलब होता है। लास्ट होता है आपका ग्राफी। ग्राफी मतलब होता है सर आपका, सॉरी,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर पूरा इस चीज़ का मीनिंग हम निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो आपका हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ होती है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना या ग्राफिकल रिपोर्ट लेना कहलाता है आपका ईसी, क्या कहलाता है आपका ईसीजी। तो पहले चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 3 वर्ड आपको देखने को मिले हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। तो पहले अगर मैं बात करती हूँ कि किसी भी व्यक्ति की हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं, है ना, तो जो प्रोसीजर होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पर प्रोसीजर शब्द का इस्तेमाल किया है। जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर बात है, इट इज अ प्रोसीजर, ठीक है। सेकंड में बात करते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो किसी भी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जो मशीन यूज में ले जाती है या जो इक्विपमेंट्स अपन यूज में ले रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पर मैंने प्रोसीजर का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट का या इक्विपमेंट का नाम लिया है, तो उसी इक्विपमेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको हम ईसीजी मशीन भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट वन जहाँ पर ग्राफी वर्ड यूज में लिया जा रहा है वो एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम ईसीजी करते हैं। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऐसी मशीन जिसके द्वारा ईसीजी की जाती है। और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो जो आपने ईसीजी की है, जिस मशीन के द्वारा ईसीजी की और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आपको मिलती है, एक ग्राफ जो आपको मिलता है जिसके अंदर पूरा वेव्स आपने देखी होगी, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। तो ये होता है आपका ग्राफिकल रिपोर्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो आई होप आपको तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। पहली टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को ग्राफिकल रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रोसीजर हम करते हैं उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। सेकंड, ईसीजी करने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है या जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। और तीसरा, जो रिपोर्ट आपको फाइनल जो रिपोर्ट आपके हाथ में आती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपके हाथ में आता है, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो तीनों में कन्फ्यूजन क्लियर हुआ, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ग्राफी किसे कहते हैं, ग्राफ किसे कहते हैं और ग्राम किसे कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आज बात करूँगी एक नॉर्मल ईसीजी के बारे में। एक नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है, नॉर्मल ईसीजी कैसी देखी जा सकती है, उसके अंदर जो वेव्स होते हैं वो पर्टिकुलर किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन में बात करती हूँ नॉर्मल ईसीजी के बारे में। नॉर्मल ईसीजी कैसी देखने को मिलती है, हमने देखा होगा नॉर्मल ईसीजी कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, राइट। ये आपकी होती है नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। ईसीजी के अंदर ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कुछ वेव्स जा रही है और इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे कुछ वेव्स जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। जब यहाँ से ईसीजी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट जो वेव आ रही है, दिस वन द फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव जो आ रही है उसको हम बोलते हैं पी वेव। सेकंड को बोलते हैं क्यू आर एस एंड दिस वन इज टी। कहीं कहीं कुछ ईसीजी में यहाँ पर यू वेव भी आती है, बट वो बहुत रेयरली देखने को मिलती है। कैसे आती है, क्यों आती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नॉर्मली जो ईसीजी होती है वो इस प्रकार होती है, क्लियर है। तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि यहाँ पर पी किस लिए है, क्यू किस लिए है, आर किस लिए है, एस टी एंड यू किस लिए है। तो ये सारी एक वेव है जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ आपकी पी वेव की, सॉरी,
फर्स्ट अगर मैं पी वेव की बात करूं तो ये पी वेव कब आती है, जब इससे पहले इसे समझने से पहले हमें एक मोटे तौर पे हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं और हार्ट का काम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक छोटा सा नॉलेज दे देती हूँ हार्ट के बारे में कि हार्ट किस प्रकार का होता है। मान लीजिए आपका हार्ट आज कुछ इस प्रकार का है, जनरली हार्ट इस प्रकार का नहीं होता है, मैं भी जानती हूँ, बट आज आप मान लीजिए कि आपका हार्ट कुछ इस प्रकार का है। ये जो आपकी साइड्स होती है राइट साइड होती है, ये होती है आपकी लेफ्ट साइड होती है। दिस वन इज अपर वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके एट्रियम्स, नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो मोटे तौर पे हम छोटा मोटा नॉलेज लेते हैं। आप सभी को पता है जहाँ तक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कुछ कनेक्शंस होते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा ब्लड सबसे पहले आता है आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ब्लड को भेजता है कहाँ पर, आपके लंग्स में। ठीक है, लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है और लंग्स से दोबारा ब्लड आ जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। राइट, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू सर्टेन आपकी बॉडी के अंदर वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो जाती है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम होता है आपका हार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कुछ एट्रियम्स का भी काम हो रहा है, कुछ वेंट्रिकल्स का भी काम हो रहा है। राइट, तो जो एट्रियम्स होते हैं, एट्रियम्स से जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो ऐसे तो नहीं आता होगा, इनको भी कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता होगा। ठीक है, तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्लड आता है आपका वेंट्रिकल्स में। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड आ जाएगा नीचे। राइट, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो जब आपका राइट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास में। सेम अगर लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ब्लड चला जाएगा आपके एओर्टा में। इज इट क्लियर? तो यहाँ से ये चीज़ समझाने का मेरा केवल इतना सा तात्पर्य था कि आपको समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है एंड रिलैक्सेशन क्या होता है। तो जब फर्स्ट थिंग, जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को एक दूसरा नाम हम दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्लियर है? तो जब राइट आपका एट्रियम, आपके जो एट्रियम जो होते हैं, बहुत एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, बहुत वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, फर्स्ट जब आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब आपकी पी वेव बनती है। क्लियर है? तो पी वेव कब बन रही है, जब आपके एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया। सेकेंड चीज़ ये है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कब बनता है, क्यू आर एंड एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब आपके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है आपका टी वेव। जो टी वेव है वो कब बनेगी, जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स दोबारा रिलैक्स हो जाएंगे। जब आपके दोनों वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स होंगे तो आपके पास में वेव दिखाई देगी, उसे अपन कहेंगे टी वेव। इज इट क्लियर? वापस दोहराते हैं इस चीज को। फर्स्ट आपकी पी वेव, जब आपके एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया या एट्रियम ने डीपोलराइजेशन किया तब आपकी पी वेव बनी। नेक्स्ट है आपकी क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव कब बनती है, जब आपके वेंट्रिकुलर्स, दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब आपकी क्यू आर वेव एस, या फिर दोनों को एक साथ में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वापस दोनों सारे रिलैक्स होंगे, तो जब वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स होते हैं उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है तब आपकी टी वेव आपको देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? तो कुछ ईसीजी की जो वेव्स है वो किसकी वजह से बन रही है, कैसे बन रही है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। वेव के बाद हम बात करेंगे कि ईसीजी में कुछ इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स लाइक, फिर से हम ईसीजी बनाएंगे,
बहुत सारी ईसीजी बनानी पड़ेगी ईसीजी को पढ़ने के लिए। थोड़ा सा गलत हो गया, माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो इंटरवल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इंटरवल होता है वो होता है आपका पी आर इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल इज, इसे लिख देते हैं, पी आर इंटरवल। सेकेंड वन इज आर आर इंटरवल एंड द थर्ड वन इज क्यू टी इंटरवल। तो 3 इंटरवल्स के बारे में हम समझेंगे कि ईसीजी के अंदर पर्टिकुलर जो इंटरवल्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं और कितना समय इनमें लगता है और किस चीज़ को ये डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पी आर इंटरवल। तो पी वेव थी आपकी यहाँ पर, ठीक है, और आर वेव थी आपकी यहाँ पर। क्लियर है? इससे पहले यहाँ पर था आपका क्यू वेव। तो जहाँ से पी वेव स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ से आपकी पी वेव स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर आपकी पी वेव हो जाती है ख़त्म, ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है या ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है इसे हम कहते हैं पी आर इंटरवल। इज़ इट क्लियर? जहाँ से आपकी पी वेव स्टार्ट हुई और जहाँ पर आपकी पी वेव स्टॉप हो गई और नेक्स्ट आपकी क्यू वेव स्टार्ट हो गई, इस बीच के जो ये जो एरिया आपने देखा, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं पी आर इंटरवल। ठीक है, अब हम समझेंगे कि पी आर इंटरवल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो पी जो वेव बन रही थी वो किस वजह से बन रही थी? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से, राइट। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से ख़त्म होने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम पी आर इंटरवल कहते हैं। यानी कि आम भाषा में बात करें तो पी आर इंटरवल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को ही दर्शा रहा है। तो इस इंटरवल में कितना समय लगता है? लगभग 0.12 से 0.20 सेकेंड। क्लियर है? दूसरी हम बात करें आर आर इंटरवल। तो आर आर इंटरवल को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 आर वेव होना ज़रूरी है। फर्स्ट आर वेव अपने पास में है, जैसे ईसीजी आपने यहाँ से शुरू की, इसके बाद में नेक्स्ट वेव वापस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पी क्यू आर एस टी, एंड देन वापस स्टार्ट होगा आपका पी क्यू आर एस एंड टी, राइट। तो फर्स्ट आर वेव यहाँ पर है, सेकेंड आर वेव आपको मिल गई। तो 2 आर वेव के बीच का जो इंटरवल है, फर्स्ट आर वेव एंड द सेकेंड आर वेव, दोनों आर वेव के बीच का जो ड्यूरेशन है या इंटरवल है उसे हम बोलते हैं आर आर इंटरवल। ठीक है, आर आर इंटरवल। अब आर आर इंटरवल कब आ रहा है और आर आर इंटरवल किस वजह से आ रहा है उसको हम समझेंगे। फर्स्ट आर वेव जो आ रही है वो किस वजह से आ रही थी? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से। जब वेंट्रिकल पीक पे कॉन्ट्रैक्शन करता है तब आपकी आर वेव बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर वेव कब आएगी? जब वापस वेंट्रिकल पीक पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो दोबारा सेकेंड हार्ट बीट जो आ रही है उसमें वापस आपका जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है पीक पे, तब दोबारा आर वेव आ रही है। यानी कि एक हार्ट रेट से वापस नेक्स्ट हार्ट रेट तक, यानी आपकी जो हार्ट रेट स्टार्ट होती है तब से लगा के नेक्स्ट हार्ट वेव वापस आने वाली होती है, तब तक के बीच का जो इंटरवल होता है इसे हम आर आर इंटरवल कहते हैं। यानी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, देन वापस रिलैक्सेशन किया, देन एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, देन वापस जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करने वाला है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम आर आर इंटरवल कहते हैं। क्लियर है? आर आर इंटरवल जो होता है वो हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट ज़्यादा फास्ट है इसका मतलब इंटरवल कम हो जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट बहुत स्लो चल रही है इसका मतलब इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो जनरली इसका जो समय होता है वो होता है 0.6 सेकेंड से 1 सेकेंड। क्लियर है? जो आर आर इंटरवल होता है वो 0.1 से लगा के 1 सेकेंड तक का पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्यू टी इंटरवल। क्यू टी, तो हमारी क्यू वेव कहाँ आ रही थी? क्यू वेव आई थी सर यहाँ पे, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट किया था। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है तो आपकी क्यू वेव बनती है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं टी। तो टी कहाँ पे देखने को मिला था सर? आपका यहाँ पे। इसका मतलब वेंट्रिकल जब वापस रिलैक्स हो चुका था उसको हमने बोला था कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो टी वेव बनती है। तो जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, वेंट्रिकल ने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद वेंट्रिकल ने वापस अपना रिलैक्सेशन कंप्लीट किया, इस पूरी ड्यूरेशन को हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। क्लियर है?
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट आपका पी आर इंटरवल, पी वेव के स्टार्ट होने से पी वेव के ख़त्म होने तक, यानी कि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से लगा के एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाने तक जो इंटरवल होता है उसे हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। और पी आर इंटरवल जो होता है वो 0.12 से लगाकर 0.20 तक सेकेंड तक का पाया जाता है। नेक्स्ट होता है आर आर इंटरवल। आर आर इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो आपकी एक आर वेव बनी है और उससे लगा के नेक्स्ट आर वेव जब बनेगी, लाइक एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब पीक पे गया है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद जब दोबारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी सेकेंड हार्ट रेट जब आएगी, तब तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है या उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसको हम आर आर इंटरवल कहेंगे। आर आर इंटरवल जो होता है वो हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इंटरवल कम होता जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी हार्ट रेट बनेगी, वापस नेक्स्ट जो आर वेव वो फटाफट आ जाएगी, उसके बाद वाली जो आर वेव और जल्दी आ जाएगी, तो इसका मतलब इंटरवल्स कम होता जा रहा है, राइट। अगर किसी व्यक्ति की हार्ट रेट बहुत स्लो है, यानी कि हार्ट रेट फर्स्ट आर वेव आपको मिली उसके बाद वापस हार्ट रेट लेट आएगी, इसका मतलब इंटरवल भी लंबा होता चला जाएगा। तो जो आर आर इंटरवल होता है वो कहीं ना कहीं हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है आपका क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्यू वेव से लगाकर टी वेव तक बनता है। क्यू वेव आपकी बन रही थी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वेंट्रिकल वापस रिलैक्स हो जाता है, उस पूरे इंटरवल को हम क्यूटी इंटरवल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो क्यूटी इंटरवल जो होता है वो होता है आपका 0.4 टू 0.44 सेकेंड्स का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको फर्स्ट वेव समझ में आ गई कि वेव्स क्या होती है। सेकंड चीज़ मैंने बात की आपसे इंटरवल्स क्या होते हैं, तो इंटरवल आप लोगों को समझ में आ गए, क्लियर। तो हम आगे बात करते हैं। आगे मैंने एक बात की थी आपसे कि जब ईसीजी बनती है तो उसके बीच की जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन। मान लीजिए कि आपकी ईसीजी साइड आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन से स्टार्ट होते होते कुछ इस प्रकार की बनी है, क्लियर है। तो जब आपकी ईसीजी इस प्रकार बनती है तो कुछ वेव्स आपकी ऊपर जा रही है, कुछ वेव्स आपकी नीचे की तरफ जा रही है, क्लियर है। तो जो वेव्स आपकी ऊपर की तरफ जाती है उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव वेव्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव वेव्स, राइट। और जो वेव आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन से नीचे की तरफ जा रही है, इन वेव्स को हम बोलते हैं नेगेटिव वेव्स। इनको हम बोलेंगे नेगेटिव वेव्स। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई आपको कि जब आपकी ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है तो उस ग्राफ के अंदर जो सेंट्रल लाइन हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन के ऊपर जो वेव्स जा रही है वो सारी वेव कहलाएगी पॉजिटिव वेव्स, और जो नीचे की तरफ जा रही है वो कहलाएगी नेगेटिव वेव्स। इज इट क्लियर? तो जब इतना आपको समझ में आ गया है तो हम आराम से समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सी पॉजिटिव वेव्स है और कौन सी नेगेटिव वेव्स है। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहली पॉजिटिव वेव्स की। अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ कि ईसीजी के अंदर पहली पॉजिटिव वेव कौन सी है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि पहली पॉजिटिव वेव कौन सी होगी? पी वेव, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी हो गई आपके पास में? पी वेव, क्योंकि ईसीजी में सबसे पहले बन रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो सबसे पहले बन रही है इसलिए फर्स्ट, और ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब क्या हो गया? आपकी पॉजिटिव। तो ईसीजी की फर्स्ट पॉजिटिव वेव आपको कौन सी मिली यहाँ पर? पी वेव, ठीक है। उसके बाद बना आपका क्यू आर एस एंड टी। तो अब आसानी से बता सकते हैं हम कि सेकेंड पॉजिटिव वेव कौन सी होगी? ऑब्वियसली सेकेंड पॉजिटिव वेव आपको क्या मिलेगी? आर वेव। तो यहाँ पर सेकेंड पॉजिटिव वेव कौन सी है? आर वेव, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉजिटिव वेव की, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड पॉजिटिव वेव कौन सी होगी? टी। सॉरी, थर्ड पॉजिटिव वेव आपको मिली यहाँ पर टी वेव। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है साहब। फर्स्ट पॉजिटिव वेव भी ढूंढ ली हमने, सेकंड भी ढूंढ ली और थर्ड भी ढूंढ ली। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव वेव्स की। तो नेगेटिव वेव जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लाइन से नीचे की तरफ जा रही है वो आपकी नेगेटिव लाइन से, तो फर्स्ट नेगेटिव आपको मिला
Q and the second one is S. ठीक है, तो फर्स्ट आपकी नेगेटिव वेव है यहाँ पर Q and the second one is S. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे किए कि फर्स्ट पॉजिटिव वेव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव वेव P वेव आपको देखने को मिली थी, सेकंड आपको R देखने को मिली थी, थर्ड आपको T देखने को मिली थी। उसी प्रकार फर्स्ट नेगेटिव आपको Q देखने को मिली थी एंड सेकंड नेगेटिव आपको S वेव देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर मैं एक और सवाल करूँ कि ECG के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट वेव कौन सी होती है, तो आप ECG को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट वेव कौन सी होती है, R वेव। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट वेव कौन सी है आपकी, R वेव। क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं, ठीक। आगे हम बात करते हैं। अभी तक हमने जितना भी ECG पढ़ी है, ECG देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार हम ECG को देख लेते हैं कि ECG जो नॉर्मल ECG होती है वो किस प्रकार देखने को मिलती है। नॉर्मल ECG आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिली थी, हमने भी कुछ इसी प्रकार बनाई थी, थोड़ा 19-20 का फर्क था शायद, बाकी कुछ ऐसी देखने को मिली थी। तो जो ECG का फर्स्ट वेव आपका आ रहा है, इसको हमने बोला था, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट ये जो वेव आपको देखने को मिली थी, इस वेव को हमने बोला था, क्या दिखेगा, रेड दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। तो फर्स्ट वेव जो आपकी थी, इस वेव को हमने बोला था P वेव, राइट। सेम Q R S वेव एंड T वेव। क्लियर है, ये P वेव आई थी आपकी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से। क्लियर है, Q R S ये तीनों ही वेव आती है आपकी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसीलिए हम बोलते हैं इसको Q R S कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि तीनों का यहाँ पर मिक्स एक साथ बोल रहे हैं इसको, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो Q R S कॉम्प्लेक्स आपका बनाता सर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, राइट, या फिर इसको हम कह सकते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। क्लियर है, उसके बाद में जब वेंट्रिकल ने दोबारा रिलैक्सेशन किया तब आपकी क्या बनी थी भैया, टी वेव। ठीक है, तो टी वेव आपकी डिनोट करती है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डायलेशन या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक हमने समझ भी लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पीआर इंटरवल। ये आपका पीआर इंटरवल है जब पी वेव स्टार्ट हो रही है और पी वेव आपकी ख़त्म हो रही है, इसे हमने कहा था पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल। सेकंड हमने पढ़ा था आरआर इंटरवल। तो ये फर्स्ट आर वेव है और ये आपकी सेकंड आर वेव वापस मिल गई आपको। तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल जो था उसे हमने क्या कहा था, आरआर इंटरवल। इसके बाद मैंने कहा था एक क्यू टी इंटरवल। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं वापस, पी क्यू यहाँ बन रहा है, राइट, और क्यू आर एस टी यहाँ बन रहा है। तो क्यू वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वहाँ से लगाकर टी वेव जहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ, देन वेंट्रिकल रिलैक्सेशन भी कंप्लीट हो गया, इस पर्टिकुलर इंटरवल को हमने क्या कहा था, क्यूटी इंटरवल, राइट। तो तीनों इंटरवल आपको समझ में आ गए।
नॉर्मल ईसीजी आपको समझ में आ गई। एक आखिरी बात हम करते हैं कि जब आपने ईसीजी का ग्राफ देखा होगा तो ईसीजी के ग्राफ में आपने कुछ छोटे छोटे कॉलम्स देखे हैं, राइट। ये कॉलम्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कॉलम्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी छोटा मोटा नॉलेज ले लेते हैं हम। काफी, अगर हम इन कॉलम्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब आप नॉर्मली ईसीजी देखोगे तो ईसीजी के अंदर आपको कुछ डार्क रेड लाइंस दिखेगी और कुछ लाइट रेड लाइट्स दिखेगी, ठीक है। तो जो डार्क कॉलम्स होता है वो होता है आपका ये वाला, ठीक है। ये डार्क लाइंस दिख रही है पूरी, ठीक है। और जो उसके अंदर छोटे छोटे और भी कॉलम्स बने होते हैं जो थोड़े से लाइट होते हैं नॉर्मली, ये आपके लाइट कॉलम्स बने हुए हैं। ये हो गया आपका पूरा एक ब्लॉक। ईसीजी का जो ग्राफ है उस ग्राफ में से मैंने एक ब्लॉक निकाल लिया आपके सामने, ठीक है। तो जो डार्क लाइन का पूरा एक ब्लॉक बना है इसे कहते हैं हम लार्ज ब्लॉक या लार्ज बॉक्स। क्लियर है। इसके अंदर जो हल्की हल्की लाइन जो दिखती है आपको वो होते हैं आपके स्मॉल बॉक्स। क्लियर है, स्मॉल बॉक्स, ठीक है। जो छोटे छोटे कॉलम्स जब आप गिनोगे तो ये छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं 1 2 3 4 एंड 5। कितने कॉलम्स है? 5 कॉलम्स। तो मैं कह सकती हूँ कि 5 स्मॉल कॉलम्स मिलके एक लार्ज कॉलम बना रहा है। क्या बना रहा है? एक लार्ज कॉलम बना रहा है। क्लियर है। जब आप एक लार्ज कॉलम को उठाओगे तो लार्ज कॉलम के अंदर कितने कॉलम्स मिल रहे हैं आपको? 5 छोटे छोटे कॉलम्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 छोटे छोटे ब्लॉक्स या छोटे छोटे कॉलम्स मिलकर एक लार्ज कॉलम का निर्माण करता है। क्लियर है। तो ये होता है आपके ईसीजी के अंदर कॉलम की। जब मैंने बात करी तो कॉलम, यहाँ पर जो डार्क कॉलम होता है वो एक लार्ज कॉलम कहलाता है और उसके अंदर जो लाइट लाइट ब्लॉक्स बने होते हैं उनको स्मॉल कॉलम्स कहते हैं। 5 छोटे छोटे कॉलम मिलकर एक लार्ज कॉलम का निर्माण करते हैं। तो मैं बात करती है जो स्मॉल कॉलम जो होता है ना, ये एक स्मॉल कॉलम्स जब ईसीजी यहाँ पर वेव करेगी तो एक स्मॉल कॉलम्स में कितना समय लगता है? 0.04 सेकेंड का। कितना समय लग रहा है? 0.04 सेकेंड का। यानी कि एक स्मॉल कॉलम कितना समय लेता है? 0.04 सेकेंड का। तो अगर मैं बात करूं कि एक स्मॉल कॉलम 0.04 सेकेंड ले रहा है तो एक लार्ज कॉलम कितने सेकेंड्स लेगा या कितना समय लेगा? अगर एक स्मॉल कॉलम 0.04 सेकेंड का समय ले रहा है तो एक लार्ज कॉलम कितना समय लेगा? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक लार्ज कॉलम के अंदर कितने छोटे कॉलम्स थे? 5 स्मॉल कॉलम्स, राइट। कॉलम्स। अगर एक स्मॉल कॉलम 0.04 सेकेंड का है, 0.04 सेकेंड का है तो 5 स्मॉल कॉलम्स कितने सेकेंड के हुए? 5 स्मॉल कॉलम्स कितने सेकेंड के हुए? 0.04 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.20 सेकेंड। क्लियर है। तो 5 स्मॉल कॉलम्स कितने सेकेंड के हो गए हमारे पास में? 0.20 सेकेंड के, ठीक है। और 5 स्मॉल कॉलम्स को ही हमने क्या कहा है? 1 लार्ज कॉलम। क्लियर है। तो एक लार्ज कॉलम में कितना समय लग गया आपका? 0.20 सेकेंड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक स्मॉल कॉलम्स जब ईसीजी के अंदर ईसीजी वेव करती है तो एक स्मॉल कॉलम में ईसीजी वेव गुजरने में कितना समय लगता है आपको? 0.04 सेकेंड का। इसी प्रकार अगर एक पूरे लार्ज कॉलम की बात करें तो 5 छोटे छोटे कॉलम में जितना समय लग रहा है सेम टाइम आपका एक लार्ज कॉलम में मिलेगा, ठीक है। तो एक स्मॉल कॉलम में आपको 0.04 सेकेंड का समय में लग रहा है। उसी प्रकार अगर 5 स्मॉल कॉलम्स के अंदर 0.04 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 सेकेंड का समय पूरे एक लार्ज कॉलम में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको अभी तक का नॉलेज समझ में आया होगा।
नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, ईसीजी के अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी थी, इसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तीनों चीज़ हमने समझी। ग्राफी को हमने समझा था कि एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा ईसीजी की जाती है। सेकंड हमने बोला था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि एक मशीन है जिससे हम ईसीजी करते हैं। तीसरा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपके हाथ में अवेलेबल है, जो रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमने बात की थी एक नॉर्मल ईसीजी के बारे में कि एक नॉर्मल ईसीजी कैसी दिखाई देती है, उसके अंदर कौन कौन सी वेव्स बनती है, उसके अंदर पर्टिकुलर जो वेव बनती है वो किस वजह से बनती है या हार्ट में किस चेंजेस की वजह से बनती है। उसके बाद हमने बात की कि पर्टिकुलर कुछ इंटरवल्स ईसीजी के अंदर होते हैं, वो इंटरवल्स किस वजह से आते हैं। उसके बाद हमने बात की कि ईसीजी नॉर्मली जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है, उस ग्राफ के अंदर जो ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं और उन ब्लॉक्स में ईसीजी बनने में कितना समय लगता है। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि एक एबनॉर्मल ईसीजी क्या होती है, अगर हार्ट में कुछ इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से ईसीजी के अंदर क्या क्या डिफेक्ट या डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उसके लिए थैंक यू सो मच।